और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और हम सॉल्व कर रहे हैं बल के कुछ एमसीक्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम हर क्वेश्चन पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं। और जो इसका फर्स्ट पार्ट था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस तरह के वीडियोस, क्योंकि ये आपके बेसिक नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। ये नहीं कि केवल आपको बुक से रट लेना है, ठीक है ना। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप लाइक्स कर देते हो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। लास्ट वीडियो का टारगेट था 100+ वीडियोस का, आज का जो टारगेट है वो 110+। अगर 110+ लाइक्स हो गए आज की वीडियो पे, तो इसके बाद इसका जो अगला पार्ट होगा, जो अगला चैप्टर होगा, वो तभी आएगा। तो वो आपके हाथ में भाई, कंप्लीट कर लो। दूसरी चीज, अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की तैयारी करते हैं, और वो भी कौन सी, एकेडमिक एग्जाम के एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th, ठीक है। क्लास 6 to 10th में हम उसमें तैयारी करेंगे। सारी आपकी मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलो फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है ना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, मेरे बताने के बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन अपना डाल देना, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है, ठीक है। अभी अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर अगर द्रव की गहराई बढ़ती है, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखो, अगर द्रव की गहराई बढ़ती है तो उस समय क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई बर्तन है, अब देखो यहाँ पर गहरा, जैसे मान लो कि ये कोई बर्तन है, तो अगर इसमें कोई चीज भरी जाती है तो सबसे ज्यादा दाब किस पे लगेगा भाई, खुद से समझो। सबसे ज्यादा दाब, अगर पानी भरा जाता है तो सबसे ज्यादा दाब जो होता है वो इसकी पेंदी पर लगता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा दाब जो है वो उसकी पेंदी पर लगता है, ठीक है ना। ना हो तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि यहाँ कोई बर्तन होगा, यहाँ पर छेद करना, यहाँ पर छेद करना, यहाँ पर छेद करना, तो देखना सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ से निकलता है ना। यहाँ वाले देखोगे, सबसे लास्ट वाले में ये सबसे ज्यादा प्रेशर देगा, ठीक है, ये उससे कम देगा, और यहाँ पर इसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो इसका मतलब है कि तली पर सबसे ज्यादा, मतलब इसके पेंदी पर सबसे ज्यादा बल लगेगा, दाब लगेगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे द्रव का दाब जो होता है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बताओ भाई, ये बात समझ में आई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो बताओ। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसकी जो नीचे वाली दीवार होती है वो मोटी बनाई जाती है। जो बांध यानी कि जो डैम बनते हैं उसकी जो नीचे वाली दीवार होती है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक बांध है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक बांध है, तो इसके जो ये नीचे वाली दीवार होगी ये क्या बनेगी, निचली दीवार, इसलिए मोटी बनती है क्योंकि नीचे जो होता है, जितना नीचे जाओगे उतना ही दाब अधिक होता जाएगा, ठीक है। तो द्रव की गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, आ जाते हैं फट से क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। अभी मैंने बताया, चलो आपका ऑप्शन पढ़ देता हूँ, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दे दो। इसका आंसर मैंने पहले 11 वाले क्वेश्चन में ही बता दिया। तो पानी में भरी बोतल में दाब अधिकतम कहाँ पर होता है, बताओ भाई। बोतल में ऊपरी सतह पर, बी बोतल के मध्य में, सी पहले ऊपर फिर मध्य में, या फिर डी बोतल की पेंदी पर। चलो सभी लोग बताओ, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम कहाँ होता है। ए बोतल में ऊपरी सतह पर, बी बोतल के मध्य में, सी पहले ऊपर फिर मध्य में, या फिर डी बोतल की पेंदी में। मैंने अभी बताया, देखो यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है कि अगर किसी बर्तन में हम पानी भर के रख देते हैं ना,
तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ और एक छेद यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर बनेगा, जो सबसे ज़्यादा फोर्स से जहाँ पर पानी निकलेगा वो सबसे नीचे वाला होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, उसकी पेंदी पर सबसे ज़्यादा बल, सबसे ज़्यादा दाब होगा। तो अधिकतम दाब कहाँ पर होगा? बोतल की पेंदी पर। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गई ना बात? चल आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया? सेम ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है ना। ये क्वेश्चन है कि किसी बांध की तली मोटी क्यों बनाई जाती है, और आपके ऑप्शंस क्या है? ए दिया गया है जल दीवार की तली पर कम दाब आरोपित करता है, बी है कि यह रिवाज है, सी है बांध अच्छा दिखाई देता है, या डी जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। चलो भाई, इसका आंसर तो जिन बच्चों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा उनको तो पक्का पता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? किसी बांध की तली मोटी क्यों बनाई जाती है? जल दीवार की तली पर कम दाब आरोपित करता है। नहीं, ठीक है, जितनी ज्यादा आप गहरे जाते जाओगे दाब उतना ही अधिक होता जाएगा, है ना, और जितना ऊपर जाओगे दाब उतना ही कम होता जाएगा। तो यानी यह रिवाज है, रिवाज का तो पता नहीं भाई। अच्छा दिखाई देता है भाई, आप नीचे से कौन सा मतलब अच्छा दिखाई देता है, खराब दिखाई देता है? तो यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन कि जितना नीचे जाएंगे दाब उतना ही अधिक होगा, तो वहां पर जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करेगा। तो भाई यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि 120 सेंटीमीटर, है ना, 120 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल लगाने पर दाब आरोपित होगा। क्या दिया गया है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल लगाने पर। देखो यहाँ पर, अच्छा चलो सभी लोग आंसर दो। कुछ बच्चों ने इसका आंसर रट लिया है ना, रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 120 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको, थोड़ी सी जगह मिल जाए लिखने की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया 2.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी दिया गया 2.5 इंटू 10 स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर डी दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ यानी 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर रख लिया, लेकिन उनको लगाने का तरीका नहीं पता। अगर यहाँ पर नंबर चेंज हो गया, सोचो तब एग्जाम में क्या करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज देखो, हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। हम ए से लिख लेते हैं, ठीक है। ये दिया गया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। और इस पर बल कितना लग रहा है? इस पर फोर्स जो लग रहा है, यानी बल लग रहा है, वो लग रहा है 30 न्यूटन का। हम न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं भाई? बताओ, न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं? हम न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, ये लिख सकते हैं ना। तो यहां पर देखो कि ये हमको दिया गया है मीटर में, और ये हमको दिया गया है सेंटीमीटर में। किसमें दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम तो हमको इन दोनों की यूनिट को सेम करना होगा, यानी अगर ये मीटर में है तो इसको भी हमें मीटर में करना होगा। बात आई समझ में? इतना समझ में आ गया ना? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ समझ लेना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 100, सॉरी 1 सेंटीमीटर नहीं, हम यहाँ पर पहले देख लेता हूँ 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। बात समझना, 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई? दोनों तरफ इसको वर्ग कर लो, ठीक है, ऐसे दोनों तरफ वर्ग कर लो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर हो जाएंगे भाई? बताओ। अरे इधर गुणा है, इधर की तरफ गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा इतने मीटर स्क्वायर। बताओ, ये समझ में आई बात? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। इतना समझ में आ गया ना? तो अब यहाँ से पहले इसको किस में बदल लोगे? इसको बदल लोगे मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 120 को 10,000 से भाग कर दो, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है भाई? दाब का फार्मूला तो आपको याद ही होगा, है ना।
दाब का फार्मूला किसको किसको याद है, सभी लोग बताओ तो। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो दाब कहलाता है, सही है ना। तो अगर हमें दाब निकालना है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यही फार्मूला तो होता ना, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और एफ हमारा कितना है 30 है, एफ हमारा कितना है 30 है, और ये हमारा कितना है 120 अपॉन एरिया कितना है 120 बटे कितना 10,000। बताओ ये समझ में आया, जिसको हम यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है ना। भाग करने का प्रोसेस क्या होता है, भाग करने का प्रोसेस मतलब उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 गुणे 10,000, कितना हो गया 10,000 बटे 120। बताओ ये समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ से इस जीरो से काट लो भैया, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 3 के 3 और ये 3 चौक 12 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया। अब यहाँ से 4 से काटोगे तो 4 से ये काटोगे तो 4 1 दूनी 8, ये हो गया 2 बचा यानी 20, 4 पंचे 20, और ये हो गया 2 जीरो, यानी इसका जो बल लगेगा, ठीक है, वो कितना लगेगा 2500 पास्कल। कितना लगेगा 2500 पास्कल, ठीक है। अब ये सोचोगे ये तो गलत आ गया, यहाँ पर तो ऑप्शन में हमको दिया ही नहीं है ना। अब इसको हम सही कैसे करके लिखेंगे, देखो इसको सही करने का तरीका ये होता है ना कि हमको डेसिमल में लिखना है। तो सुनो, यहाँ पर डेसिमल ले आओ, यहाँ पर तो यहाँ पर डेसिमल ले आओगे तो ये 2.5 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर 10 की पावर, देखो कितना डेसिमल लेके आओ 1 2 3, मतलब 3 नंबर आगे लेके आओ तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ समझ में आया। तो इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। भाई चेक कर लो अपनी बुक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने केवल रट रखा था, जिनको लगाने का तरीका नहीं पता था, वो अगर उनके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे, समझ में आ गया ना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर से ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर से मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चल क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात। चलो भाई बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि जल, पारा व स्प्रिट 3 अलग अलग बोतलों में भरे जाते हैं, किस बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब होगा, है ना। ये तो हमको पता है कि सबसे अधिक दाब कहाँ पर लगता है, बोतल की तली पर लगता है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, जल है, पारा है और स्प्रिट है। तो इसमें किस बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब लगेगा। ऑप्शन ए है पारे वाली पर, बी है स्प्रिट वाली पर, सी है जल वाली पर, या डी है सभी पर समान होगा। बताओ भाई आपका आंसर क्या होगा। फिर आपने रट कर बता दिया। भाई देखो जितने भी बच्चे हैं ना, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि क्यों होगा। ऑप्शन तो आपका सही है कि ए है पारे वाली पर होगा, बहुत बढ़िया का आपका आंसर सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पारे पर क्यों होगा। देखो इन तीनों चीजों में पारे का जो घनत्व है, जल, पारा और स्प्रिट, इन तीनों में पारे का घनत्व सबसे अधिक होगा। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कि उसमें मतलब एकांक आयतन में कितना ग्राम या कितने किलोग्राम, मतलब कितनी मात्रा है उसकी, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि पारा ले लेते हैं, पारा हम ले लेते हैं 1 ग्राम पारा ले लेते हैं, 1 ग्राम पारा ले लेते हैं, 1 ग्राम पानी ले लेते हैं और 1 ग्राम स्प्रिट ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब एक एक बूंद समान। तो उसमें देखो कि क्या सबका जो द्रव्यमान है, ठीक है, क्या सबका द्रव्यमान समान है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पारा जो होगा वो इन दोनों की अपेक्षा अधिक गाढ़ा होगा। तो जो चीज अधिक गाढ़ी होगी, मतलब गाढ़े समझ लो कि जो मैं घनत्व तो बता रहा हूँ वो समझ लो गाढ़ापन है, ठीक है ना। तो यानी उस पदार्थ का जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो ज्यादा दबाव लगाएगा, बस इतनी चीज समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर पारा जो होगा वो बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब लगाएगा। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ गया सभी को। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया कि समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर F व 4F बल आरोपित किए जाते हैं, ठीक है।
तो उन पर लगे दाबों का अनुपात क्या होगा। भाई समझना बात को, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। काफ़ी सारे बच्चे इसका भी आंसर दे रहे हैं, लेकिन अगर अभी सॉल्यूशन मांग लिया जाए तो शायद सॉल्यूशन ना बता पाए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे हमको दिया गया कि एक समान क्षेत्रफल, मतलब दो समान क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ पर मतलब दोनों का एरिया जो है वो क्या है, समान है, ठीक है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं और इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है, समान है, ठीक है। यहाँ पर समझो ये दो चीज़ें हैं और दोनों का जो एरिया है, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान है। इस पर फोर्स लगाया जाता है F, ठीक है, और इस पर फोर्स लगाया जाता है 4F, ठीक है, ये हमारा हो गया। और दोनों उन पर लगे, मतलब इनका एरिया सेम है, मतलब ये भी A है ये भी A है, ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आई। तो हम यहाँ पर देखें तो इनका अनुपात क्या होगा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताओ, है ना, इस पर कितना लगेगा। भाई क्या प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब ये F अपॉन A हो जाएगा। यहाँ पर कितना, इसका भी यही होगा, है ना, इसका भाई बल बटे क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4F अपॉन A, ये हो गया, ठीक है। A से ये A कट गया और ये F बन जा F कट गया, तो हमारा जो अनुपात आ गया वो 1:4 का आ गया। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 1:4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बताओ भाई, सभी को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना। बाकी बच्चे जिन्होंने तैयार कर रखा है उनको बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पर मान लो कि ऑप्शन चेंज कर देता, यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देता, इसको यहाँ पर 2 कर देता, इसको यहाँ पर 5 कर देता, तो क्या होता, है ना। तो अगर आपको लगाने का तरीका पता होगा तभी आप एग्जाम में लगा पाओगे। बाकी रटने वाले बच्चे बहुत हैं, काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि उनकी बुक वो हर एक क्वेश्चन रट लिए हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, उसके पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपको ऐसे क्लियर होंगे जब आप एक एक क्वेश्चन को उनके रूल के हिसाब से जानोगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि एक लड़का एक हाथ में पानी की से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका लेकर ले जा रहा है। यदि वह लकड़ी के गुटके को बाल्टी के पानी में डाल देता है तब वह कैसा अनुभव करेगा, मतलब तब वो समान भार का अनुभव करेगा या अधिक भार का अनुभव करेगा या कम भार का अनुभव करेगा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलो आपका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर भी बच्चों ने पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा होता क्यों है। देखो एक चीज हम जानते हैं कि जब लकड़ी को पानी में डुबोया जाता है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उस पर एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पानी है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम यहाँ पर कोई लकड़ी का गुटका डाल देते हैं तो ये नीचे से एक बल इसके ऊपर की ओर भी काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यानी अगर लकड़ी का गुटका है, इसलिए हम बात कर रहे हैं लकड़ी, इसलिए यहाँ पर किसी और धातु का नहीं लिखा है, लकड़ी का गुटका रखा, तो ये उत्प्लावन बल, तो ये जितना इसका वेट है ये इतना ही वेट इसको ऊपर की ओर इसके लगाएगा। तो कहने का मतलब जितना उसने हाथ में बाल्टी, एक हाथ में बाल्टी पकड़ रखी है, उसका जितना भार है उसको उतने ही भार का अनुभव होगा, यानी कि समान भार का अनुभव होगा। ये नहीं कि लकड़ी अगर उसमें डाल दिया है तो बाल्टी का भार ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर उत्प्लावन बल इस पर काम करेगा जिससे ये लकड़ी पूरी तरह से डूबेगी नहीं, ये ऊपर तैरती रहेगी, है ना, यानी इसकी भार में कुछ कमी महसूस होगी। इसका भार जो है इसमें बाल्टी में पानी में आने की वजह से उत्प्लावन बल काम करेगा, जिसकी वजह से ये जो बाल्टी का जितना भी भार था वो उतना ही महसूस होगा, मतलब ये समान भार महसूस करेगा। समझ में आया ना। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, किसका, कि क्यों लकड़ी और बाल्टी में डाल देने पर उनका भार बराबर होगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है कि यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं भाई, वायुमंडलीय दाब होते हैं कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में हर तरफ तो वायु है, ठीक है, यानी हवा है। तो हवा जो दाब इस अर्थ पर, इस जमीन पर लगाती है उसी को हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। बहुत आसान सी चीज है। तो यहाँ पर अगर वायु की आर्द्रता बढ़ जाती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा। चलो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर डी अपरिवर्तित रहता है।
चलो बताओ, ए घटता है, बी बढ़ता है, सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, या डी अपरिवर्तित है? यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है ना। अब ये बहुत से बच्चों आंसर तो सभी का सही आ रहा है, लेकिन आर्द्रता क्या चीज होती है भाई? आर्द्रता क्या चीज, पहले तो ये पता होनी चाहिए ना कि आर्द्रता क्या चीज है। देखो, आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा, ठीक है, वायु में जल, जो अदृश्य जल वाष्प होते हैं, वायु में अदृश्य जल वाष्प, उसी को कहा जाता है आर्द्रता। तो भाई अगर जल वाष्प बढ़ेगा, तो अगर जल वाष्प बढ़ेगा तो मतलब हवा भी भारी होगी, वायु में भी भारीपन आएगा। तो वायु अगर भारी होगा तो ये क्या करेगा? तो ये वायुमंडल मतलब जमीन पर दाब भी अधिक लगाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कि जब वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ता है। बताओ भाई, क्लियर हुई? ये बात आपको पता थी कि आर्द्रता क्या होती है? वायु में जल वाष्प की जो मात्रा होती है ना, उसी को आर्द्रता बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा जल वाष्प की मात्रा होगी, दाब उतना ही अधिक लगता है, और जितना कम वायु में जल वाष्प की मात्रा होगी, दाब उतना ही कम लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब आर्द्रता बढ़ेगी, वायु की आर्द्रता बढ़ेगी, तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ेगा। वेरी सिंपल, समझ में आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसका जवाब सभी का आना चाहिए। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? सभी लोग बताओ, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब का एक मात्रक तुम बार बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, एक मात्रक होता है बार। लेकिन आप बताओ कि वायुमंडलीय जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी मीटर पर न्यूटन, सी न्यूटन स्क्वायर पर मीटर, या फिर डी न्यूटन इंटू मीटर। सभी लोग अपना आंसर दो, है ना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, क्या वर्ड यूज हुआ है? दाब। तो दाब का जिसको मात्रक पता होगा ना, उसको वायुमंडलीय दाब का भी मात्रक पता होगा। तो बताओ बच्चे, सभी लोग फटाफट से आंसर दे दो। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वायुमंडलीय दाब का भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ, समझ में आ गया ना सभी को? चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ पढ़ के करेंगे एक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा? अभी देखो, चलो फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा? ए वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, बी वायुमंडलीय दाब घटेगा, सी वायुमंडलीय दाब नियम रहेगा, या नियम नहीं नियत रहेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा? नियत रहेगा। ठीक है, या फिर डी दिया गया है वायुमंडलीय दाब घट या बढ़ सकता है। सभी लोग इसका आंसर दो। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर, जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, अब इसके जितना ऊपर जाओगे वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, और जितना नीचे आओगे इसका वायुमंडलीय दाब क्या होगा। तो पता ना कि ऊपर जाने पर जो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वहां पर वायु की मात्रा भी तो कम होती जाएगी ना। तो अगर वायु की मात्रा कम होती जाएगी तो भाई यहाँ पर वायुमंडलीय दाब भी क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है ना, जितना ऊपर जाओगे उतना ही वायुमंडलीय दाब कम, और जितना नीचे आओगे उतना ही वायुमंडलीय दाब ज्यादा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब घटेगा। तो यहाँ हमारा ये जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके सारे 20 क्वेश्चन कर लिए, सबके एक्सप्लेनेशन भी देख लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आज का टारगेट 110 प्लस लाइक्स का, ठीक है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका काम है भाई, आप इतना तो करवा ही सकते हो। और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ से डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और रिप्लाई आपको मिलेगा। जैसे ही क्वेश्चन पर देखूंगा वैसे ही आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। पढ़ लिया, तो पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर हमें एनसीईआरटी बुक क्लास 6 to 10th की मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी तैयार करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी क्लासेस बहुत ही जल्द शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चा, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।